नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम गुनाहों के देवता का पार्ट 21 सुनते हैं। पिछले भाग में हमने सुना चंद्र ने एक सपना देखा जिसे देखकर वह घबरा जाता है। बाद में वह गेसु के यहाँ जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चला कि सुधा गेसु से मिलने यहाँ आने वाली है। फिर उसके बाद उसे कैलाश का पत्र भी मिलता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि सुधा यहाँ आने वाली है। अब आगे तैयार होकर चंद्र जब स्टेशन पहुँचा तो वह जैसे मोहाविष्ट था, जैसे किसी जादू या टोने में पड़ा हुआ सा घूम रहा था। वह जादू था सुधा के प्यार का पुनर्वर्तन का। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंद्र को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल हुआ, स्टेशन में हलचल मची और चंद्र पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर से दिखाई दे रहा था। मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। गाड़ी के प्लेटफार्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों के दौड़ का, मुसाफिरों के हड़बड़ी, सामान की उठापटकी, प्लेटफार्म भर गया था। चंद्र पागलों सा इस भीड़ को देखने लगा। एक दफा पूरी गाड़ी का चक्कर लगा आया, कहीं भी सुधा दिखाई नहीं पड़ी। उसका गला रूंध आया। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है। उससे जब आज किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था, सुधा आई ही नहीं। उसने एक चक्कर और लगाया, निराश होकर लौट पड़ा। जैसे सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, अरे कपूर। चंदर ने मुड़ा, देखा कैलाश झांक रहा है। कुली सामान उतार कर खड़ा है, मगर सुधा नहीं है। जैसे किसी ने उसके मन का दीप बुझा दिया है। वह डिब्बे पर चढ़कर देखा, बोला, सुधा नहीं आई? देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है। और उसने बाथरूम को इशारा किया। सुधा बाथरूम के बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो देखो, कैलाश आ गया, देखती हो? कपूर आ गया, कैलाश ने कहा। सुधा ने देखा, मुश्किल से हाथ जोड़ पाई कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। चंदर से बोला, पंखा लाओ जरा। चंदर हतप्रभ रह गया। उसने मन में सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंद्र के आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता के साम्राज्य की रानी, सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा है। चंद्र चौंक उठा और जाकर पंखा जलने लगा। थोड़ी देर बाद सुधा उठी, हाथ मुंह धोकर सीट पर जाकर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आँख बांध कर लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी। उसका यौवन, रूप, चंचलता और मिठास धुंधला पड़ गया था। हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला सा होने लगा था। आंखें फटी पड़ती थी। चंदर पंखा झल रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती थी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। बहुत झीनी हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है चंदर। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। चंदर उसके पीछे पीछे चला। मुझे जरा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा, फिर लौटकर दिन भर रहूँगा।
इन्हें छोड़ जाओगे? अरे नहीं भाई, तुम नहीं जानते कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश ने बोला, और चंदर के चेहरे पर घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना विश्वास नहीं है क्या? विश्वास ना करना होता तो ब्याह के पहले ही ना करता। चंद्र मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा सुन न सके, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र सोने का है, यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा, चंदर। और फिर आज के युग में चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर तीनों उतरे। माली नौकर दौड़ कर आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई, क्या अकेले चाय पियोगे भैया? डॉक्टर साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? चंदर, तुम भी चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। अरे वो तो पूजा पाठ करके खाएगी। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लग गई? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी सुधा पर मरती हैं। असल में इन्होंने शुरुआत की थी पूजा पाठ के बर्तन धोने से। अब तो वह माँ जी से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, ये मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कवि, कलाकार या कोई भावुक व्यक्ति ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसे राजनीतिक और नीरस व्यक्ति इनके लिए उपयुक्त नहीं है। घर भर तो इनसे खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। चंदर ने पूछा, क्यों, क्या बात है भाई? गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। देखो, गलत मत समझो, मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत की चुनाव की बात है। कैलाश बोला, मैं इससे मेरा कसूर ना इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सफलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य से जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को भी ग्रहण नहीं कर पा रही है। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी बेमानी से। इससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। खैर, बुरा मत मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ। खैर, तुमसे छुपाना भी क्या है, और स्वास्थ्य के मामले में तो यह इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहा कर आई। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊँ, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैंने दुखी होने नहीं देता हूँ। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, यह मेरी मजबूरी है। वैसे भी मैं इन्हें हर समय सुखी रखने का प्रयास करता हूँ, और यह भी जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए देखिए, अटैची संवार दी है, लेकिन एक बार आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला।
इतने में सुधा चंद्र से बोली, चंद्र चलो वो बुला रहे हैं। चंद्र चुपचाप उठा और अंदर कैलाश ने अब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे, देखते ही बोला, अच्छा चंदर मैं चला, कल शाम तक आने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो इन्हें ज़्यादा घूमने मत देना, इनके सखी को यहीं बुला लेना तो और भी अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालात आने लायक नहीं थी। माताजी से मैं यह कह के आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया, फिर बोला, देखो चंदर दवा इन्हें दे देना। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठाने लगी। चंदर कुछ कहना चाहता था, न जाने क्या कब से संचित होता आ रहा था जो व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सुधा कैसी हो गई है जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन सुधा कैसी है, अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता है दुनिया के प्रति इसमें कहीं खुलाव नहीं है। चंदर के मन में जाने कितनी आवाज़ तड़प उठी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। बरामदे तक गया, ठिठक गया। वह निरुद्देश से किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वो याद करना चाहता था कहीं कुछ भूल तो नहीं आया कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। इतनी घुटन, इतना प्राण घोटने वाला घुटन चंदर के प्राणों में बैठता जा रहा था। सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे चंदर। चंदर जैसे रुक गया। चंद्र को सितारों का राज मिल गया। सुधा भला बोली तो उसने मन के उल्लास को फिर भी जाहिर होने नहीं दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। चंदन ने थोड़ी देर प्रतीक्षा किया कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप रही। चंदर क्षण भर सुधा की ओर देखा। चंदर और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा ही देना क्यों न पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो वह है सुधा का। वह अपनी जिद से हमेशा अपना मनचाहा काम करवाती रही है। आज फिर इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है, चंदर जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं, मैं पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती है, अगर जल्दी नहीं लौटे तो। लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी डूबती हुई आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंद्र का मन जैसे टूट गया। चंद्र की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज़ में पूछा, क्यों, जल्दी लौट कर आए? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे और भावहीन स्वर में कहा। सुधा, तुम जानती, चंदर का प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की बूंद के लिए तरस उठा है। यह जानती तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी बनाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है। चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यास की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही है। तुमसे अलग होने के बाद तृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आज की लपटों से झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम उसे समझ लेती तो क्या तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखरने के लिए व्यग्र होती? लेकिन सुधा, तुम अपने भ्रम में विद्रोह को भी समझा।
तुमने उसे गंभीर प्यार को समझा ही नहीं, जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, मान लो सुधा, चंद्र की जलती हुई आत्मा में फिर से अपना गौरव पल रहा है, फिर से अपनी कोई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मित देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़े इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, पम्मी, बट्टी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गए, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्र के अंदर निर्मित सत्य न देख कर के बाहरी विध्वंस से ही अपना आज का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच कर निकालेगा? क्या यह अभागा इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएगा? सुधा, लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही बाहर आ गया। उसके मन तो जैसे तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर भी जाने क्यों आज सुधा को वह एक प्रकाश वृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो इसके कमरे में है। उसने इसके कमरे में एक कोने से दरी हटा दी है, वहाँ पानी रख दिया है और कुछ आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरी बैठी है। चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है, जिसमें धूप सुलग रही है। लोभान से शायद खुशबू आ रही है। बाग से फूल तोड़ लाई है। बगल में रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए पल्लू से सर ढके हुए ग्रंथ का पारायण कर रही है। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई, उसके कपोलों पर झूलती हुई रुकी अलकों से उलझ रही है। उसने नहाकर केस नहीं बांधे थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंद्र को देखा और पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार स्वर्ग की शांति थी। स्वर्गिक ज्योति से बना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सुनी थी, माथे पर एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों से घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले पीले छींटे दे दिए हो। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी। उसने आंखें बंद कर ली, जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंद्र के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया, बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर ने सुधा से कहा। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा इस तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंद्र ने कहा, तुम भी खाओ, मैं खा लूँगी। मैंने व्रत किया है 15 दिन तक केवल प्रातः काल खाने का। सबसे ऐसा कुछ क्या हो गया है? तब से ऐसा हो गया है कि शाम को खाना खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग भी हो गए हैं। चंद्र का मन रो उठा। सुधा, तुम चुपचाप अपने को इस तरह मिटाती जा रही हो। मान लो चंदर ने खत में लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंद्र की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था सुधा की गोद में अपना सिर रख के मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कुछ कहे, कुछ शिकायत करे तो चंद्र अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो कोई शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की तो पथरीली सी मूर्ति सी सुधा,
यह चंद्र की सुधा तो नहीं। चंद्र का मन बहुत भर आया। उसने भरे गले से पूछा, सुधा बहुत बदल गई हो। खैर, जो कुछ है उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन तुम अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों मुझे दुख दे रही हो। अभी यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझे वह सुख भी छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ करती हूँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सुर सागर का। पूजा भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिन की पूजा भला कौन स्वीकार करेगा? आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।